मैंने अपने नेटवर्थ को, जो कि माइनस में था, सिर्फ 12 महीने के अंदर मिलियन डॉलर का बना लिया था। और आज आपके सामने ये मैं बहुत ओपनली बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जो ब्रेक थ्रू आया, वो जो लिनियर टाइम था, वो कोलैप्स हुआ इतनी जल्दी, इतने शॉर्ट पीरियड में। वो सिर्फ एक शब्द से चेंज हुआ, वो था स्टॉप बिलीविंग इन लिनियर टाइम फ्रेम। लेकिन हमारा जो ये 3D वर्ल्ड है, उसमें लिनियर टाइम फ्रेम पे हम इतना ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि हम टाइमलाइन को कोलैप्स करना भूल जाते हैं, और बहुत इजीली कोलैप्स हो जाता है। और आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे। मैंने 8-10 साल स्ट्रगल किया अपने सपनों को लेके, अपनी लाइफ के साथ। उस वक्त मुझे एक्चुअली ऐसा लगता था कि शायद इतना ही मिलता है, शायद यही कैपेसिटी है। नेटवर्थ माइनस में था, हर महीने टाइट रोप पर चलना था, और समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो टाइम फ्रेम है, ये जो बहुत लंबा लग रहा है, ये कोलैप्स कैसे होगा। फिर जब बहुत ज़्यादा स्टडी की, पता किया, तो पता चला कि भाई हमारे अंदर जो पावर हाउस है, जो सेंटर्स हैं, जो हमारे फिफ्थ डायमेंशन से चीज़ें ला के देती है, उसके अंदर एक और हिडन पावर है। उसके अंदर पावर है आपकी इस लीनियर टाइम फ्रेम को कोलैप्स कर देने की। और यही कारण था कि मैंने 10 साल के वेट के बाद 12 महीने के अंदर अपने नेटवर्थ को $1 मिलियन का कर लिया। इमेजिन कीजिए कि आपके घर में एक बहुत बड़ा संदूक रखा है, पुराना, भारी, कोने में, और घर में आप पैसों को लेके परेशान हैं। घर में पूरे टाइम एंजाइटी है, टेंशन है, खाने को पैसे कहाँ से आएंगे, कर्ज के पैसे कैसे चुकाएंगे, ये कैसे होगा, कब होगा, ये लूप में चल रहा है। लेकिन वो जो संदूक है भारी सा, वो उस कोने में पड़ा है, और आप लोगों में से किसी को नहीं पता है कि उस संदूक के अंदर तो बहुत बड़े बड़े नायाब हीरे भरे हुए हैं। आप उस संदूक के पास जाते भी हो, सामने से गुजरते हो, कभी कभी तो हाथ भी लगा देते हो, लेकिन कभी आपने उस संदूक को खोलकर देखा ही नहीं कि आखिर उसके अंदर है क्या। और ये है आपके अंदर दबी हुई एनर्जी का वो समूह, जो आपके अंदर एक पावर हाउस के रूप में है। और हम इस पावर हाउस रूपी संदूक के साथ जी रहे हैं। अंदर से इतना पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी है, इतना क्रिएटिव फोर्स है, लेकिन लॉक्ड। और हम क्या कर रहे हैं? अंदर को अनलॉक करने के बजाय बाहर सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें बस थोड़ा सा टैप करना है उस खजाने को, वो खुल जाना है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग है। जो एनर्जी हम कैरी करते हैं, वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है हम क्या मैनिफेस्ट करते हैं, कितनी तेजी से मैनिफेस्ट करते हैं, और कितने ईज से मैनिफेस्ट करते हैं। ये एनर्जी सिस्टम है, और ये आपका टाइम लाइन कोलैप्स करने का एक बहुत जबरदस्त टूल है, जो आज मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ। सबसे पहले समझते हैं सडनली का राज, यानी जो कोई नहीं बताता है। लोग सोचते हैं कि सडनली यानी रैंडम होता है, जैसे यूनिवर्स एक दिन डिसाइड करता है, चलो आज के दिन रेवती को मिलियनेयर बना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक कॉन्सेप्ट है एंशिएंट विजडम में, जिसे कहा जाता है कंपाउंड ओबीडियंस का बॉइलिंग पॉइंट। यानी आप कंसिस्टेंटली काम करते हो अंदर से, अपनी एनर्जी पे, अपने प्रिपरेशन पे, अपने इंटेंशन पे। इनफैक्ट आप इतना काम कर रहे हो, फिर भी आपको कोई चेंज बाहर से नहीं दिखेगा। लेकिन इसको समझने से पहले इस बात को समझिए कि पानी 99 डिग्री पे सेम दिखता है जितना वो 98 डिग्री पे दिखता है, लेकिन 100 डिग्री जैसे ही हीट पहुंचती है, सडनली सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी पानी उबलना शुरू हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग 99 डिग्री पे ही पॉट स्टोव से नीचे उतार देते हैं, ये बोलते हुए कि कुछ नहीं हो रहा है, शायद मेरे लिए नहीं है। वो पानी को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो अब समझते हैं कि टाइमलाइन कोलैप्स आखिर होता किन के लिए है। टाइमलाइन कोलैप्स उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने हीट ऑन रखी जब तक कुछ नहीं दिखना शुरू हुआ, तब भी ऑन रखी जब आउटसाइडर्स ने डाउट किया, तब भी ऑन रखी जब उनका खुद का मन उनको डरा रहा था। सडनली सभी के साथ नहीं होता है, वो सिर्फ उन इंसानों के साथ होता है जो प्रिपरेशन में रहते हैं, सीक्रेटली, साइलेंटली एंड कंसिस्टेंटली। लोगों ने मेरी लाइफ देखी, अरे रेवती ऑस्ट्रेलिया गई और सडनली मल्टी मिलियनर बन गई। बट सच्चाई में आज आपको बताती हूँ कि मैंने सडनली कैसे मैनिफेस्ट किया, मैंने टाइमलाइन को कैसे कोलैप्स किया। ऑस्ट्रेलिया में जब जॉब लगी हमें, तो हम भी बाकी एनआरआईज की तरह जी सकते थे, यानी
ईएमआई पे आईफोन ले लो, ईएमआई पे एप्पल की वॉच पहन लो, ईएमआई पे एक महंगी सी गाड़ी ले लो, बिकॉज अमीर दिखना बहुत इजी था, लेकिन हमारा एम कुछ और था। हमें अपना नेटवर्थ बढ़ाना था, यानी हमें रियल मायने में अमीर होना था, दिखना नहीं था। और क्योंकि वो नेटवर्थ माइनस में था, हमारा नया देश था, लोन्स थे, सब कुछ नया था, फिर भी हमने सडनली को मैनिफेस्ट करने के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया। हमने बहुत सारी चीज़ों को ना बोला, शॉपिंग को, ट्रिप्स को, डिज़ायर्स को, इंटरटेनमेंट को, क्योंकि हम क्वाइटली कुछ बिल्ड कर रहे थे। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने नेटवर्थ को बढ़ाने में था। हमने मार्केट रिसर्च की, हमने इन्वेस्ट किया उन नॉलेजेस पे जिससे हमें और इंफॉर्मेशन मिले रियल स्टेट मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में, कहाँ इन्वेस्ट करना बेस्ट होगा। हमने अपने उस संदूक को, यानी उस एनर्जी के संदूक को खोला और उसमें ढूंढना शुरू किया कि हीरा आखिर छुपा कहाँ, यानी चक्रा मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस रोज शुरू कर दी, हीलिंग की। हमने अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करने के लिए हर वो चीज़ किया जो इंटरनल वर्क करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम समझ चुके थे कि फाइट और फ्लाइट मोड में रहने से हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस गलत हो सकते हैं। जब आप स्ट्रेस्ड मोड में होते हो तो सर्वाइवल मोड ऑन होता है और आप श्रिंक करते हो, आप छोटे डिसीजंस लेते हो। थ्राइविंग मोड में आना पड़ता है, तभी बड़े मूव पॉसिबल होते हैं। तो हमने अपने नर्वस सिस्टम को हील किया, अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया, अपने इंटरनल स्टेट को प्रिपेयर किया उस मोमेंट के लिए जब बड़ा डिसीजन लेना हो तो हम श्रिंक ना करें। और जब वो मोमेंट आया, हमने, यानी मैं और मेरे हस्बैंड ने इन्वेस्ट किया कुछ लाख डॉलर, और वो सिर्फ कुछ लाख डॉलर 12 महीने के अंदर हमें पहला $1 मिलियन का नेटवर्थ बढ़ा के दिया। सिर्फ और सिर्फ 12 महीने $1 मिलियन का नेटवर्थ शुट से स्टार्ट हो गया, जो 10 साल में नहीं हो पा रहा था। माइनस से मल्टी मिलियन का नेटवर्थ, ये लक नहीं था, ये प्रिपरेशन थी, ये एनर्जी की अलाइनमेंट थी, ये इनर वर्क था जो बाहर वालों को नहीं दिख रहा था। तो अब आती हूँ दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन कोलैप्स करने में, जिसे कहते हैं कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। जो ब्रेक थ्रू स्टोरीज आप हमेशा से सुनते हैं, उसमें से एक चीज हमेशा मिसिंग होती है, कॉस्ट। कोई भी टाइमलाइन कोलैप्स करने के पहले कुछ छोड़ना पड़ता है। वो फिजिकली छोड़ना हो ऐसा जरूरी नहीं है, ज्यादातर इंटरनली कुछ छोड़ना होता है। जैसे अब मेरी एग्जांपल लीजिए, जैसे मैंने और मेरे पति ने एक रूल बनाया था जब हम रियल स्टेट इन्वेस्ट करने की तरफ बढ़ रहे थे कि ये हमारा नो का साल है, ताकि हम हमेशा के लिए हाँ कह सके। आप भी पूछिए, कौन सी पुरानी आइडेंटिटी है जो आपको रोकती है ट्रांसफॉर्मेशन लेने में? मैं इतनी बड़ी नहीं हुई, मेरे लिए ये नहीं है। कौन सा बैकअप प्लान है जो आपको जेन्युइनली कमिट नहीं करने दे रहा है? कौन सी फ्रेंडशिप या सिचुएशन है आपको वहीं पे होल्ड करके रखती है जहां आप रहना नहीं चाहते? याद रख लीजिए, जब तक आप पुराने आइडेंटिटी को नहीं छोड़ते हो तब तक न्यू आइडेंटिटी नहीं क्रिएट करती है। और यही वो कॉस्ट है जो टाइमलाइन कोलैप्स करने से पहले आपको देना पड़ता है। जाइएगा नहीं, नेक्स्ट 5 प्रिंसिपल आने वाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टाइमलाइन को कोलैप्स करने के लिए। बट उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, 26 अप्रैल को आ रही है मेरी चक्रा लेवल 2। तो जिन लोगों ने कभी भी चक्रा लेवल 1 किया और उनको इसमें डीप जाना है, सीखना है कि भाई चक्रा का नेक्स्ट लेवल कैसे है, ताकि आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो प्रॉपर्ली अनलॉक हो सके, तो 26 तारीख को लेके आ रही हूँ संडे के दिन चक्रा लेवल 2, जिसके अंदर होने वाली है एंसेस्ट्रल हीलिंग। एंसेस्ट्रल हीलिंग जो होती है वो बहुत हेल्प करती है आपके जो अननोन ट्रेट्स हैं, जिसके बारे में आपको समझ में नहीं, वाई यू आर फियरफुल, या रिस्क लेने में क्यों डर लग रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपका नेचर, जबकि आप हर वो चीज़ करो फिर भी वो जा नहीं रही है। तो एंसेस्ट्रल वूंड्स को जो आप कैरी कर रहे हो उसको रिलीज करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग लेके आ रही है। एक और रिक्वेस्ट आई थी कि एक सब्सक्राइबर की कि प्लीज इस बार थिंग्स हीलिंग भी इन्वॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं। तो जो भी वेबिनार में आने वाले हैं उनको क्या क्या लाना है मैं एक बार बता देती हूँ, क्योंकि थिंग्स हीलिंग भी मैं इंक्लूड करी। तो शमानिक हीलिंग होने वाली है, एंसेस्ट्रल हीलिंग होने वाली है, इसमें मैं चक्र लेवल 2 आपको बताऊंगी कैसे प्रैक्टिस करते हैं, मटेरियल मिलेगा। एंसेस्ट्रल हीलिंग के बाद एंसेस्ट्रल वुंड्स अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा है तो उसमें कैसे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो एंसेस्ट्रल वुंड को कंप्लीटली हटाने के लिए। साथ बसाथ थिंग्स हीलिंग भी होगी। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो, कोई लकी पेन है, या शादी हो रही है फिक्स, और आप अगर शादी का जोड़ा आप हील कराना चाहते हो, अगर बीमारी से जूझ रहे हो तो कोई बीमारी टैबलेट्स को हील कराओ ताकि वो खाए तो बेटर रिजल्ट आए। कैंडल या दिया जरूर लेके आइएगा, क्योंकि फायर एलिमेंट का होना जरूरी है। एंसेस्ट्रल हीलिंग में जो प्रेग्नेंट है प्लीज वो मत आइएगा, ये सिर्फ एंसेस्ट्रल हीलिंग जो प्रेगनेंसी में है उसके लिए मना है, बाकी कोई भी आ सकते हैं।
साथ में ये इस तरीके का कोई भी एक बोल लेके आइएगा थिंग्स हीलिंग के लिए। मान लीजिए पेन है तो पेन सीधे नहीं पकड़ना है, तो आपको इस तरीके का कुछ बोल या कुछ लेके आना होगा ताकि हीलिंग कंप्लीट हो सके। तो जितना बड़ा सामान उतना बड़ा बोल या प्लेट लेके आइएगा। ऑलराइट, तो दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू नीड टू ब्रिंग, कैंडल, ये बोल का सामान, और नोट्स तो आपको मिलेंगे, फिर भी आप पेन और पेपर ला सकते हैं, अपना कुछ नोट्स बनाना होगा उसमें जो आप सुनते हैं, जो आपका आहा मोमेंट होगा। तो मिलती हूँ आपको 26 तारीख को। अगर आपने चक्रा लेवल 1 नहीं किया है तो प्लीज मत बुक कीजिए। चक्रा लेवल 1 अपने लाइफ में कभी भी किया और आपको एक्सरसाइज अगर याद है तो ही चक्रा लेवल 2 ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रिंसिपल जानिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन कोलैप्स करने के लिए। 5 प्रिंसिपल जो मैंने एक्चुअली जी के सीखा है। नंबर 1, तत्काल एक्शन, डिले बंद। सुनने और करने के बीच की जो गैप होती है वही आपके टाइमलाइन को स्ट्रेच करती है। मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत बार, मेरे वेबिनार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें खुद में, जो लोग सबसे तेजी से रिजल्ट पाते हैं वो ऑलमोस्ट ऑलवेज वही लोग होते हैं जो सुनने के साथ ही वो सारी प्रैक्टिसेस शुरू कर देते हैं, जिन्होंने सबसे पहले अपना कदम उठाया, जो ये नहीं थे कि अच्छा सुन लिए बाद में करेंगे, अच्छा अभी ये वाला काम हो जाता है फिर स्टार्ट करेंगे, अच्छा कल से ट्राई करना शुरू करेंगे, या जिनको बिलीव ही नहीं होता वो पूछते क्या सच में हो जाएगा ऐसा। जो सुनते हैं और क्विक एक्शन लेते हैं हमेशा वो ही हैं जो 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। बाकी लोग 99 डिग्री पे ही रह जाते हैं। याद रखिए, डिलेड एक्शन डिसोबीडियंस है अपने खुद के विजन के साथ, और ब्रेन के लिए हेजिटेशन यानी कैंसिलेशन। जब आप ये बोलते हो ना कि मैं कल से शुरू करूंगी, आपका ब्रेन सिग्नल ले लेता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल, अनकंफर्टेबल कदम। ब्रेक थ्रू हमेशा उस लाइन के दूसरी तरफ होती है जो आप क्रॉस करने से डरते हो। शमानिक ट्रेडिशन में एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है कि एक औरत एक जंगल में फंस जाती है। उसको कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा, पूरा जंगल क्लोज्ड लग रहा है और उसको शेर, भालू, चीते की ढेर सारी आवाज आ रही है। उसके पांव के नीचे सूखे पत्ते हैं और वो हिल भी नहीं पा रही कि कहीं पत्ते की आवाज से शेर, भालू, चीता अटैक ना कर दे उसके ऊपर। वो डर के मारे एक जगह स्थिर खड़ी है। फिर उसके अंदर से, उसके एनर्जी बैंड से, शमानी के लिए में एनर्जी बैंड होती है, एनर्जी बैंड से आवाज आती है कि तुम पहला कदम लो विश्वास के साथ और देखो जंगल तुम्हें रास्ता देगा। उसने अपने एनर्जी बैंड की आवाज पे थोड़ा सा भरोसा किया। डर तो उसको फिर भी लग रहा था, लेकिन उसने पहला कदम उठाया और जैसे ही जंगल ने उसे पहला कदम उठाते देखा, जंगल ने उसके करेज को नमन करते हुए उसके लिए रास्ता खोल दिया। याद रख लीजिए, जब तक आप थ्रेशोल्ड पर खड़े रहोगे दुनिया नहीं बदलेगी, दुनिया वही रहेगी। इसलिए कदम उठाइए ताकि आपकी दुनिया बदल सके। आपका ब्रेक थ्रू एक्शन के बस दूसरी तरफ है जो आप अवॉइड कर रहे हो। चलिए अब तीसरे रूल पे आती हूँ, अपने शब्द को शक्ति दो। जो आप बोलते हो वो आपका इंटरनल जीपीएस सेट करता है। तो आज से रोक लो बोलना, कोशिश कर रही हूँ, शायद हो जाए, पता नहीं मेरे साथ नहीं होता है, या फिर ये भी नहीं बोलो कि ट्राई कर रही हूँ। इस तरीके से बोलो, मैं बिल्ड कर रही हूँ, मैं ये हो रहा है, मैं आ रही हूँ, आई एम लॉन्चिंग माई सेल्फ, आई एम कमिंग, आई एम अराइविंग। ये एफर्मेशंस नहीं है, ये अलाइनमेंट है। आप अपनी एनर्जी को डायरेक्शन दे रहे हो और एनर्जी हमेशा डायरेक्शन फॉलो करती है। चौथा पॉइंट, ये मेरे उदाहरण से सीखिए ताकि आपको समझ में आएगा आप कहाँ लैक कर रहे हो। तो चौथा पॉइंट है बिना प्रूफ के मूव करना। जब हम पहली बार ऑस्ट्रेलिया आने की सोचे थे तो ये आज नहीं सोचा था, 2012 में सोचा था अप्लाई करने का, अप्लाई किया भी था, नहीं मिला था। 2014 में फिर से ट्राई किया, फिर भी नहीं मिला। और वो इसके लिए नहीं मिला क्योंकि हम उसके लिए रेडी ही नहीं थे, अंदर से भी नहीं, बाहर से भी नहीं। मेरी एनर्जी बॉडी उस मूव के लिए अलाइंड ही नहीं थी। हम चाहते थे कि कोई दूसरा आके सारा काम कर दे, हम जेन्युइनली इन्वेस्टेड नहीं थे उस आइडिया में। एक एजेंट हायर कर दिया, पैसे दे दिए, वो काम कर रहा है, हम ज़्यादा पता नहीं कर रहे थे कि क्या ज़रूरी है उस ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी में मूव इन करने के लिए। मतलब हम इन्वेस्टेड ही नहीं थे जेन्युइनली, फुल्ली, बाय एनी मीन्स नेसेसरी वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे अंदर नहीं था 2014 तक। 2017 में जब सब कुछ हिला तो मैं क्लियरली समझ गई कि मैं अब ऑस्ट्रेलिया ही जाना चाहती हूँ, वही नेक्स्ट मूव होगा मेरे अंदर। और इस बार डिजायर हो जाए तो ठीक है वाला नहीं, मतलब बिल्कुल कंफर्म था कि मुझे वहीं जाना ही जाना है। और जब ये क्लैरिटी हमारे अंदर आ गई ना तो अंदर से कुछ शिफ्ट हुआ। और फिर हमने जो किया वो, उस वक्त अगर कोई हमें दूर से ऑब्जर्व करता तो उनके समझ में नहीं आता ये क्यों कर रहे थे। जैसे मैंने समोसा बनाना सीखा, सिलाई की क्लास ज्वाइन की, गवर्नमेंट
फंडेड दीदी क्लास थी सिलाई की, वहाँ पे जाके सिलाई की चीज़ें सीखना शुरू कर दी। मैं योगा टीचर का ट्रेनिंग शुरू की, शायद ऑस्ट्रेलिया के योगा टीचर की काम करनी पड़ेगी। मेरे हस्बैंड जो बहुत अच्छे हाईली एजुकेटेड है, बट उनको लगा शायद उनके अंदर जो फियर था कि ऑस्ट्रेलिया जाके जॉब नहीं मिलेगी, तो उन्होंने वहाँ पे इंडिया में इलेक्ट्रिशियन की डिप्लोमा की एक कोर्स होती है जो दादर में होती थी क्लास, वो मुंबई गए तो वहाँ पे वो जाके वो क्लास करना शुरू किए। मेरे हस्बैंड क्रॉसफिट किए कि भाई शक्ति चाहिए होगी अगर हम मुझे वहाँ पे ट्रेड में जाना है तो। मैं वॉक पे ज़्यादा जाना शुरू की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आके वॉक करना पड़ेगा। ये सब साइलेंट प्रिपरेशन था जो मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करती थी कि मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन मैं ये सारी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी कि ऑस्ट्रेलिया आऊँगी तो ये मुझे हेल्प दे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डर था कि मैं उतनी वेल क्वालिफाइड नहीं हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए। मेरे हस्बैंड भी इतने साल से बिजनेस कर रहे थे इंडिया में कि उनको लगा शायद उनकी डिग्री, उनका जो पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया से किए हैं, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जब आप इंडिया में हो तो ऑस्ट्रेलिया बहुत भयावह लगता है दूर से देखने में। तो हमने उस चीज़ को, उस डर को, वो जो एक दीवार थी जो हमें नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाने दे रही थी, उस दीवार को गिराने के लिए वो सब कुछ किया जो शायद दूर से देख रहे होते ना वो लोग, वो हमें पागल समझते कि अभी पीआर आया भी नहीं है और ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। लेकिन हम उस यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे थे अपनी एनर्जी के थ्रू कि मैं आ रही हूँ, बाय एनी मीन्स मैं रेडी हूँ। और यूनिवर्स ने वो सुना। 2019 में हमारा पीआर आ गया और हम उस स्किल को शायद बैरली यूज किया ऑस्ट्रेलिया आने के लिए बाद, जो हमने प्रिपरेशन टाइम में किया था। कुछ यूज किए, कुछ यूज नहीं किए, क्योंकि जब आप जेन्युइनली प्रिपेयर करते हो ना तो टाइमलाइन कोलैप्स हो जाता है, सब कुछ फास्ट ट्रैक हो जाता है। हम क्विकली सेटल हो गए, यहाँ के जॉब्स आराम से मिल गई, लाइफ बहुत ईजिली स्टार्ट हो गई। मैंने ऑस्ट्रेलिया की प्रिपरेशन तब शुरू की थी जब गारंटी नहीं थी। समोसा बनाना, सिलाई करना, वॉक करना, ये सब एक्ट ऑफ फेथ थे। ये सब बाद में नहीं किया कि पीआर आने दो फिर ये सब प्रिपरेशन करूंगी, ये सब पहले किया। ये फेथ है, बिना प्रूफ के मूव करना, और वही टाइमलाइन कोलैप्स करता है। और अब आ रही हूँ नेक्स्ट प्रिंसिपल जो इसी से जुड़ा हुआ है, फिफ्थ प्रिंसिपल, यानी एक्सपेक्टेड प्रिपरेशन। सिर्फ वेट नहीं, बिल्ड करो। पैसिव वेटिंग और एक्सपेक्टेड प्रिपरेशन में बहुत बड़ा फर्क है। पैसिव वेटिंग होती है देखते हैं क्या होता है, टाइम आने दो। एक्सपेक्टेड प्रिपरेशन होती है मैं बिल्ड कर रही हूँ उस चीज के लिए जो आने वाली है, मुझे पता है वो आ रही है। जब हमने रियल एस्टेट इन्वेस्ट किया, हमने पहले कई महीनों तक रिसर्च की, हील की, अलाइन किया खुद को इन्वेस्ट करने से पहले। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 1 सेकंड का था, लेकिन प्रिपरेशन महीनों की थी। याद रख लीजिए, सडनली सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जो हिडननेस में फेथफुली बिल्ड करते हैं, डाउट नहीं करते हैं। रीजन है कि जो लोग मेरे वेबिनार में आते हैं, शमानिक हीलिंग, क्वांटम जंप, एनर्जी अलाइनमेंट, उनका टाइमलाइन बहुत जल्दी, बहुत तेजी से कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ टेक्निक नहीं सिखाते, हम उस संदूक को खोलते हैं जो आपके अंदर रखा हुआ है, जो पोटेंशियल, जो पावर, जो एनर्जी, जो ऑलरेडी आपके पास है लेकिन लॉक्ड। और जब वो अनलॉक होती है तो दुनिया का टाइमलाइन नहीं रहता आपके लिए, आपकी एनर्जी बॉडी का टाइमलाइन एक्टिवेट होता है और वो बहुत ही शॉर्टर है। तो फिर एक बार मैं आपको समराइज कर रही हूँ कि आज से आपको किस माइंडसेट में रहना है। पहला, आइडेंटिफाई करें कि डिले कहाँ हो रहा है, कौन सी ऑफर आप नहीं दे रहे हो, कौन सा कंटेंट आप पोस्ट नहीं कर रहे हो, कौन सी बात आप अभी तक नहीं की हो, कौन सा एक जो एक्शन है जिसको डिले कर रहे हो, सोचो, क्योंकि वही आपका पहला कोलैप्स पॉइंट है। दूसरा, कॉस्ट काउंट करें, क्या छोड़ना है, कौन सा प्लान, कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा बेबी लेटर वाला एटीट्यूड। हमने 1 साल नो बोला ताकि हमेशा के लिए हाँ बोल सके। तीसरा, अभी मूव करे कल नहीं, यानी अगर आपको अंदर से कुछ कॉल कर रही है तो जाओ करो उसको। उस कॉलिंग को इग्नोर करने का मतलब है कि आप अपने एनर्जी को बोल रहे हो कि आई डोंट ट्रस्ट यू। आप अपने ब्रेन को बोल रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और चौथा, आज से बोलना शुरू करें कि मैं बिल्ड कर रहा हूँ, ये हो रहा है, एवरीडे आउट लाउड। पांचवा, हिडननेस में बिल्ड करें। 10 लोगों को दिखा देते हैं तो बिल्डिंग बंद हो जाती है, इसके लिए चुपचाप अंदर से बिल्ड करें जो बाहर वालों को दिख नहीं रहा।
वही सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी। रिसर्च, हीलिंग, स्किल सिस्टम, इनर वर्क, वो है डेली प्रिपरेशन जो सडनली बनाती है आपके लिए। कि आपको 10 साल नहीं चाहिए, आपको दुनिया का टाइमलाइन एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके अंदर एक संदूक है जिसके अंदर बहुत सारे हीरे भरे हुए हैं, सिर्फ आप उसको खोल नहीं रहे हो। ब्रेक थ्रू रेस्क्यू नहीं है, वो रिवॉर्ड है। और रिवॉर्ड उनका वेट कर रहा है जो साइलेंटली, पेशेंटली, कंसिस्टेंटली अपनी एनर्जी को अलाइन करते हैं, अपने वर्ड्स को अलाइन करते हैं, अपने एक्शन को अलाइन करते हैं, तब भी जब कुछ नहीं दिखता है। हीट को ऑन रखिए, बॉइलिंग पॉइंट तो आता ही आता है। और नीचे जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आप रेडी हैं अपने टाइमलाइन को कोलैप्स करने के लिए, और मुझे बताइए कौन सा पहला कदम आज आप उठाने वाले हो जो बहुत दिनों से डिले कर रहे थे। और अगर नए हैं इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मुझे। मैं रेवती हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे कंटेंट लाती हूँ ताकि आप अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा कर सके। पसंद आई ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।